कर्तव्य आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इतिहास लेखन, इतिहास निर्माण के साधन के विषय में बताऊंगा। यह पहला महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय इतिहास का, जो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों में अत्यंत उपयोगी है। आपको इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है कि त्रुटियां कहाँ होती हैं, समझ में कहाँ गलतफहमी पैदा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है। ये सब भी मैं यथोचित स्थान पर बताता चलूँगा, जो अपनी कॉपी पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं या उसे कहीं नोटिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हेडिंग करेंगे। सामान्य रूप से माना जाता है कि इतिहास लेखन की इतिहासकार की मनोवृत्ति पर लिखा जाता है। इतिहासकार की मनोवृत्ति पर लिखा जाता है। किंतु सामान्य रूप से इतिहास का मुख्य तत्व तथ्यात्मकता होती है। होनी चाहिए। इतिहासकार का दायित्व है कि अपने वैयक्तिक विचारों, वैयक्तिक भावनाओं से निरपेक्ष होकर के घटनाओं और उनसे संबंधित तथ्यों का सही निरूपण करे, जिससे पाठक अतीत के विषय में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने में सफल हो जाए, क्योंकि उसी वास्तविक जानकारी के आधार पर आगे भविष्य निर्माण के लिए वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण होता है। यदि किसी भी इतिहासकार की वैयक्तिक विचारधारा या वैयक्तिक सोच या किसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व विशेष इतिहास निर्माण में सम्मिलित होता है, प्रभावित करता है इतिहास निर्माण को, तो जो इतिहास बनता है या बनाया जाता है वह किसी भी पाठक को शुद्ध या स्पष्ट या निरपेक्ष जानकारी नहीं दे पाता। तो इसलिए हम सभी को, हम जितने अध्येता हैं इतिहास के, उनका दायित्व बनता है कि हम तथ्यों पर ज़्यादा फोकस करें, तथ्यों पर ज़्यादा जोर दें, तथ्यों की निष्पक्षता को ज़्यादा तर्क के साथ प्रस्तुत करें, न कि किसी भी व्यक्ति या व्यवस्था के व्यक्तिगत सोच को या विचारधारा को। अब क्योंकि ये आदर्श है, वास्तव में यथार्थ ये है कि इतिहासकार भी एक मनुष्य होता है, उसकी व्यक्तिगत संवेदनाएं होती हैं। इसीलिए जब वो इतिहास लेखन करता है, इतिहास की रचना करता है, इतिहास निर्माण करता है, अतीत की घटनाओं को एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, तो उसका व्यक्तित्व उसमें समाहित हो जाता है। परिणाम ये होता है कि इतिहास एक सोशल साइंस या कला के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। वो
प्राकृतिक विज्ञान का विषय नहीं रह जाता और इससे इतिहास के सिद्धांतों में, इतिहास के स्वरूप में एक ही घटना के स्वरूप निर्धारण के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं और उन प्रयोगों के परिणाम में जो निष्कर्ष संवेदित होता है वह वस्तुतः पाठक को भ्रमित करता है, उसके मन में संदेह पैदा करता है। वह ये समझ नहीं पाता कि अमुक घटना का या अमुक व्यक्तित्व का या अमुक सिद्धांत का वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक तात्पर्य क्या है। यदि कोई घटना घटित हुई है तो उसका मुख्य कारक क्या है या उसके कर्ता कौन है या उसका उद्देश्य क्या है, वह कार्य सफल रहा है अतीत में या असफल रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। किंतु इतिहास की व्यवस्था है कि जो भी इतिहासकार घटनाओं का निरूपण करता है वह अपनी व्यक्तिगत सोच से बाहर नहीं निकल पाता, जबकि आदर्श कहता है कि उसे अपनी इस व्यक्तिगत सोच का प्रभाव अपने इतिहास लेखन पर नहीं होने देना चाहिए। तभी इतिहास का सही रूप स्वरूप निर्धारण, तभी सही इतिहास लेखन जो भविष्य के निर्माण के लिए उपयोगी होगा, जो किसी पाठक को, जो किसी अध्येता को अतीत की सही जानकारी मुहैया करा पाएगा, उसका निर्माण संभव होगा। तो ये 4 प्रवृत्तियाँ, इनके बारे में विस्तार से आपसे पूछा जाता है। आपके सिलेबस में है, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में है, वैकल्पिक विषय के सिलेबस में है और जीएस के सिलेबस में भी है, जीएस ऑब्जेक्टिव के सिलेबस में भी है। तो ये 4 प्रवृत्तियाँ आपको ध्यान देनी है। मैं इन प्रवृत्तियों के बारे में संक्षेप में आपको बताता हूँ कि ये प्रवृत्तियाँ हैं क्या। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का मतलब ये है कि प्रारंभ में जब इतिहास लेखन शुरू हुआ, जब भारत का आधुनिक इतिहास लिखा गया, ध्यान रखिए 2 शब्दावलियाँ हैं। आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा है भारत का आधुनिक इतिहास। इन शब्दावलियों को आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आमतौर पर अध्येता इसको लेके भ्रम में रहता है। ये जो आधुनिक भारत शब्द है और ये जो भारत का शब्द है, ये जो इतिहास है, इन सब के संदर्भ अलग अलग हैं। जब आपसे कहा जाता है आधुनिक भारत का इतिहास है, इसका मतलब है कि इतिहास के जो 3 विभाग हैं, 3 विभाजन हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तो उसमें से एक भाग का इतिहास इसको कहा जाता है। लेकिन जब कहा जाता है भारत का आधुनिक इतिहास, तो इस आधुनिक इतिहास का मतलब ये होता है कि इसमें तीनों इतिहास सम्मिलित हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भारत का आधुनिक इतिहास लिखा गया तो इसका दायित्व सबसे पहले यूरोपियन इतिहासकारों को सौंपा गया। यूरोपीय इतिहासकारों ने भारत के अतीत से जो भी साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों का उन्होंने निरपेक्षता के साथ प्रयोग नहीं किया। उन लोगों ने उसका प्रयोग अपने निजी हितों के अर्थ में किया, स्वार्थ के लिए किया। उनका उद्देश्य ये था कि वो भारत के अतीत को भारत की वर्तमान जनता के लिए, भारत के वर्तमान अध्येताओं के लिए ऐसे प्रस्तुत करे जिससे उनका साम्राज्यवादी हित पूरा हो सके। 2 बातें
बहुत ही खराब तरीके से, बहुत ही रफ फॉर्म में प्रस्तुत की गई। एक तो इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा गया। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल कहा गया। जेम्स मिल इसका प्रतिपादक था। इसके अलावा इलियट एंड डाउनसन ने भारत का इतिहास ऐसे लिखने का प्रयास किया जिससे भारत का अतीत कमज़ोर हो जाए। भारत का जो वर्तमान समाज है वो जो अपने अतीत को देखे तो वहाँ से कोई ऊर्जा ना पाए, वो यही मान कर चले कि वो हमेशा दास रहा है, हमेशा दूसरों की गुलामी में रहा है, दूसरे लोग उस पर शासन करते रहे हैं। विदेशियों ने भारत को बनाया, विदेशियों ने भारत की संस्कृति की रचना की, विदेशियों के संरक्षण में ही भारत का ये मानव, भारत का ये समाज आगे बढ़ा है। ऐसा करके वो ये चाहते थे कि जो साम्राज्यवाद का या ब्रिटिश शासन का जो विरोध चल रहा है या विरोध हो रहा है, जो ईसाई धर्म का प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो जब इस तरह से भारत के मानव समाज को वो काउंसिल कर लेंगे, वो अपनी ओर मोड़ लेंगे या वो समझा सकेंगे कि वास्तव में वैदेशिकता, विदेशी शासन, विदेशी लोग, विदेशी विचारधारा ये भारतीयों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि बिना इसके वो जीवन नहीं जी सकते हैं। तो उन्होंने अतीत के तथ्यों का प्रयोग इसी संदर्भ में किया। मैं आपको सीधे तौर पर बताना चाहता हूँ कि भारत के अतीत में जितनी अच्छी बातें थीं उसको उन्होंने आलोचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया और उसको उन्होंने बताया कि ये सारी बातें बहुत ही खराब हैं, इनकी फॉलोइंग बहुत खराब है, ये इरेशनल हैं, इनका कोई वास्तविक वजूद नहीं है। इस प्रकार बता करके उन्होंने भारतीयों का भारतीय संस्कृति से विश्वास को कमज़ोर करने का प्रयास किया। क्योंकि जब समाज कमज़ोर हो जाएगा, उसकी सोच कमज़ोर हो जाएगी, उसका अतीत कमज़ोर हो जाएगा, उसके इतिहास का ज्ञान कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर वो वर्तमान से संघर्ष नहीं कर पाएगा। और ये बात ये ब्रिटिश या यूरोपियन हिस्टोरियंस ये जानते थे। दूसरी बात उन्होंने ये समझाया कि ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, यूरोप ही सर्वश्रेष्ठ है, मानवता का पाठ यूरोप को पढ़ाया गया, मनुष्य डेन्यूब घाटी में पैदा हुआ, सारा का सारा शासन, सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा तर्क, सारी की सारी मानवता ये यूरोप के पास है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि वस्तुतः वे बहुत बड़े मानववादी हैं, उनका उद्देश्य संसार के सभी मनुष्यों का कल्याण करना है, उनको अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में आलोकित करना है। इस प्रकार की तमाम बातें उन्होंने अतीत के आधार पर बताने का प्रयास किया। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन एक पार्शियल इतिहास लेखन था, एक पक्षपातपूर्ण इतिहास लेखन था, जिसका विरोध राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने किया। भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उन तमाम बातों का खंडन किया, चाहे राजा राम मोहन राय हों, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में उन्होंने ईसाई धर्म की भी बुराइयों को आलोकित किया, प्रकाशित किया, और उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि बाइबल में जो कुछ लिखा गया है वो सब सत्य है, ऐसा नहीं है कि जो यूरोप में होता है वही सब तार्किक है, वही सब मानवता है, वही सब शुद्ध है। उन्होंने यूरोप और उनकी संस्कृति का, बाइबल और उनकी भ्रांतियों का, उनके द्वारा ईश्वर की अवधारणा का बहुत तर्कपूर्ण तरीके से खंडन किया और ये बताने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया कि भारत का राष्ट्र, भारत की संस्कृति बहुत क्षमतावान है। यहाँ के लोगों ने अतीत में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, बहुत उपादेयी कार्य किया है, अनुकरणीय कार्य किया है। भारत दुनिया का
एक प्रकार से शिक्षक रहा है, गाइड रहा है, पथ प्रदर्शक रहा है। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में पैदा हुई। इस प्रकार से बहुत सारी बातें राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के तथ्यों से लेकर के, भारत के अतीत से लेकर के सामने प्रस्तुत किया और एक नए प्रकार की इतिहास रचना का प्रयास किया। लेकिन इन दोनों विचारधाराओं में कहीं न कहीं पार्शलिज्म था, कहीं न कहीं पक्षपात था। जिस प्रकार साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने साम्राज्यवाद के हितों को संरक्षित करने के लिए अतीत के तथ्यों का प्रयोग इतिहास के निर्माण के लिए किया, उसी प्रकार राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय तत्वों का प्रयोग राष्ट्र के निर्माण के लिए या राष्ट्र के पक्ष में पक्षपातपूर्ण तरीके से किया। तो दोनों ही इतिहास लेखन इतिहास के सिद्धांत की दृष्टि से निरपेक्ष नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि शुद्ध नहीं है। एक तीसरी विचारधारा आई जिसे हम कहते हैं वामपंथी विचारधारा। वामपंथी विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स और उनकी रचना दास कैपिटल और उसके बाद की दुनिया में विकसित होती है। ऐसा नहीं है कि वामपंथी विचारक इसके पहले दुनिया में नहीं हुए। वामपंथी विचारधारा का मतलब होता है कि जो विचारधारा चल रही है उसे आमतौर पर परंपरावादी, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल कहा जाता है, अर्थात कि वो दक्षिणपंथी विचारधारा मानी जाती है, जो परंपराओं का, जो कंजर्वेशन का, जो ट्रेडिशंस का, जो अतार्किक अनुकरणों का विरोध करते हैं, उनको वामपंथी कहा जाता है। वामपंथियों ने ये कहा कि जो साम्राज्यवादी कहते हैं वो भी सही नहीं है, जो राष्ट्रवादी कहते हैं वो भी सही नहीं है। वास्तव में सही ये है कि समाज के जो सबसे निम्न क्लास के वर्ग के लोग हैं, इतिहास उनके लिए लिखा जाना चाहिए, जिसको सबाल्टर्न हिस्ट्री बोला जाता है। हिस्ट्री बोला जाता है। इस हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि समाज का जो निचला तबका है, दबा कुचला तबका है, दलित तबका है, वह वास्तव में इतिहास का विषय होना चाहिए। राजघराने, राजवंशावलियाँ, कुलीन, पुरोहित, ईश्वर, धर्म, ये इतिहास का विषय नहीं है, क्योंकि सामाजिक संरचना में, सामाजिक निर्माण में, किसी देश को मजबूत बनाने में, किसी देश को राष्ट्र बनाने में ये समाज का जो निचला तबका होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इतिहास को सही स्वरूप में निष्पादित करने के लिए निम्न वर्गीय लोगों का इतिहास लिखा जाना चाहिए, न कि राजाओं महाराजाओं से संबंधित कहानियाँ लिखी जानी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने 3 विचारधाराओं के बारे में समझा। पहला साम्राज्यवादी विचारधारा, दूसरा राष्ट्रवादी विचारधारा, तीसरा वामपंथी विचारधारा। वामपंथियों ने जब इतिहास लेखन किया तो उन्होंने केवल 2 बातों को महत्वपूर्ण माना। एक तो समाज का निचला तबका, दूसरा इकोनॉमी को। वह हर इकाई को, हर व्यवस्था को इकोनॉमी की दृष्टि से देखना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखना चाहते हैं। उनका मानना यह है कि अर्थव्यवस्था ही महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स लिखता है कि अर्थ और केवल अर्थ ही सामाजिक परिवर्तन का कारण है। तो कहने का मतलब है कि इतिहास लेखन में आर्थिक तत्वों को ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से समाहित किया गया और समाज के निचले तबकों का इतिहास लिखने की कोशिश की गई। चाहे वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे भारत का सामाजिक निर्माण हो, चाहे भारत की शोषणात्मक परंपरा हो, चाहे भारत का सामाजिक संरचना हो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की बातें हो, छूत हो, अछूत हो, इन सब को लेकर के बहुत व्यापक तरीके से वामपंथियों ने इतिहास लिखने का प्रयास किया। चौथी विचारधारा उपाश्रयवादी विचारधारा है। इस विचारधारा ने सभी विचारधाराओं को तथ्यों के आधार पर समझ करके, तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इतिहास को
अपेक्षाकृत सही तरीके का निरूपण करने का प्रयास किया, क्योंकि तथ्यों के विश्लेषण में विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं, व्यवधान आते हैं, तथ्यात्मकता को लेकर के संदेह व्यक्त किए जाते हैं। तो ये विचारधारा भी अनेकानेक व्यवधानों के चलते इतिहास लेखन में तमाम तरह की त्रुटियां, तमाम तरह की भ्रांतियां ये निराकृत नहीं कर पाती है, और इस प्रकार से इतिहास लेखन एक पूर्ण वैज्ञानिक विषय नहीं बन पाता, और ये एक कला या सामाजिक विज्ञान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। फिर भी इतिहास का अध्ययन अतीत को समझने का अकेला साधन है। वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति ये जानना चाहे या इसका निष्कर्ष निकालना चाहे कि भविष्य के लिए उसे किस प्रकार का काम करना है, किस प्रकार का काम करना चाहिए, तो उसे अतीत का ज्ञान अनिवार्य है। अपने अतीत का जितना स्पष्ट, जितना सुंदर, जितना निरपेक्ष ज्ञान किसी व्यक्ति को होता है, वह वर्तमान में उतना ही सुंदर, उतने ही तार्किक तरीके से भविष्य निर्माण के साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर पाता है। तो इस प्रकार से संक्षेप में हमने इन 4 विचारधाराओं की बात की। अब मैं आपको इतिहास निर्माण के साधनों की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा। सामान्य रूप से इतिहास जानने के 3 स्रोत मान्य हैं। नंबर 1 पुरातात्विक, नंबर 2 विदेशियों के विवरण, नंबर 3 साहित्यिक स्रोत। ये पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। पुरातात्विक स्रोत में ये पुरा और धनतत्व, इसका मतलब होता है पुरानी वस्तु। वस्तु कितनी पुरानी होनी चाहिए, ये इंडियन आर्कियोलॉजी में परिभाषित है। जो उस परिभाषा के अंतर्गत वस्तुएं आती हैं उन्हें ही हम पुरातत्व कहते हैं। और ये जो 3 स्रोत आपके सामने लिखे गए हैं, इनका 2 सैद्धांतिक विभाजन है, जिसमें से पुरातत्व को कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत को कहा जाता है प्राथमिक स्रोत, और इन दोनों को कहा जाता है द्वितीयक स्रोत। ये जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत का विभाजन है, ये इनकी उपयोगिता के आधार पर है। कौन सा स्रोत कितना सच्चा साक्ष्य, कितना वास्तविक तथ्य प्रस्तुत कर पाता है, इसकी मात्रा के आधार पर इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 सोर्सेज में बांटा गया है। क्योंकि माना जाता है कि जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो आज हमको उपलब्ध होती हैं, हजारों हजार साल पुरानी वस्तुएं हैं, वो उसी तरीके की हैं जैसा कि उनका प्रयोग आज से हजारों हजार साल पहले किया गया है। उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना तो किया गया है, ना ही परिवर्तन करना संभव है। तो अगर उन वस्तुओं को हम इतिहास निर्माण का साधन बनाते हैं, स्रोत बनाते हैं, तो स्पष्ट है कि उनसे जो जानकारी प्राप्त होगी वो ज़्यादा शुद्ध होगी, ज़्यादा निरपेक्ष होगी, ज़्यादा
मिलावट विहीन होगी, उसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति या संदेह नहीं होगा। इसीलिए पुरातात्विक स्रोत को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। अब ये जो दोनों स्रोत हैं, विदेशी विवरण और साहित्यिक स्रोत, ये उतने शुद्ध नहीं होते। ये इनमें बहुत सारी मिक्सिंग होती है। क्यों मिक्सिंग होती है? क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। अब व्यक्ति विशेष द्वारा क्रिएट किए जाते हैं तो इस संरचना में त्रुटियां हो जाती हैं। त्रुटियां दो माध्यमों से होती हैं। एक, पहला माध्यम ये होता है कि बहुत सारे लोग वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाते हैं, घटनाओं के सही स्वरूप का निराकरण नहीं कर पाते हैं। यदि कोई घटना हो रही है तो जरूरी नहीं है कि जो दृष्टा है वह उस घटना का सही स्वरूप समझ पाए, जान पाए कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो एक त्रुटि तो इससे हो जाती है। और दूसरा, उसकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत सोच, उसका व्यक्तिवाद, उसके स्वार्थ, ये सारी बातें उसको प्रभावित करती हैं। तो इन दोनों के कारण ये त्रुटियां हो जाती हैं। इसलिए इनके वास्तविक स्वरूप का हम समझ नहीं कर पाते हैं और उससे जो इतिहास निर्माण होता है वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अशुद्ध हो जाता है, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, थोड़ा बहुत उसमें मिलावट आ जाती है। इसीलिए इन दोनों स्रोतों को द्वितीयक स्रोत कहा गया है। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं तीन, उनको दो भागों में बांटा गया है सैद्धांतिक आधार पर, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में लिखा हुआ है बोर्ड पर कि केवल एक सोर्स आता है, वो है पुरातात्विक स्रोत, और द्वितीयक स्रोत में दो आते हैं। शेष दो जो रिमेनिंग टू सोर्सेज हैं वो उसमें आते हैं विदेशी विवरण, फाइनेंस स्टेटमेंट एंड लिटरेरी सोर्सेज, जो साहित्यिक स्रोत होता है। साहित्यिक स्रोत के बारे में हम जानते ही हैं कि जो साहित्य होता है उसकी वास्तविक कथा वस्तु, जो मूल कथा वस्तु होती है, उसको कवि या साहित्यकार विविध तरीके से तमाम उपादानों के साथ उसको प्रस्तुत करता है और उसमें जो वास्तविकता होती है वो कहीं न कहीं छुप जाती है, कहीं न कहीं विलीन हो जाती है। और जब इतिहासकार साहित्य का प्रयोग इतिहास निर्माण के लिए करता है तो उसे बहुत समस्या होती है। साहित्यकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि इस पूरे साहित्यिक रचना में क्या चीज़ वास्तविक है और क्या चीज़ कल्पना प्रसूत है, क्या कवि की कल्पना पर आधारित है, क्योंकि कवि की कल्पना सीमित होती है। कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात जहाँ प्रकाश नहीं जा सकता, जो इतना गतिमान होता है, इतना ज़्यादा उसमें गति होती है, वहाँ भी कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो उन कल्पनाओं से संरचित साहित्य को इतिहास के निर्माण में प्रयोग करने के लिए आपको बहुत सावधानी करनी पड़ती है, और यही सावधानी करने की वजह के कारण ये त्रुटिपूर्ण भी हो जाता है, और इसीलिए इसको प्राथमिक स्रोत नहीं मानते हैं, इसको द्वितीयक स्रोत मानते हैं। और इस प्रकार से सैद्धांतिक रूप से इतिहास निर्माण के साधनों को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग में केवल एक स्रोत आता है जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, और उसे हम प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स कहते हैं। रिमेनिंग टू को हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। तो हमने आपको स्पष्ट किया कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स कहने का आधार क्या है, बेसिक क्या है, क्यों हम किसी को प्राइमरी मानते हैं, क्यों हम किसी को सेकेंडरी मानते हैं, ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब मैं आपको जो पहला प्राथमिक स्रोत है इसके सब डिवीजन की चर्चा करूंगा। पुरातात्विक स्रोत, इसके तीन भाग होते हैं। नंबर एक, अभिलेख। नंबर दो, मुद्रा मतलब क्वाइन।
नंबर 3 स्मारक। मैं पहले संक्षेप में इन तीनों का भाव समझाने का प्रयास करता हूँ। अभिलेख का मतलब होता है, इसमें 2 शब्द है, अभिउपसर्ग लगा हुआ है लेख में। लेख का मतलब है जो लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो लेख है। इसका मतलब हुआ कि हर लिखी हुई चीज लेख है। तो अब सवाल उठता है कि अभिलेख क्या लिखा हुआ नहीं है? अभिलेख भी लिखा हुआ है। तो कैसे हम स्पष्ट करें कि कौन सा लेख केवल लेख है और कौन सा लेख अभिलेख है? तो पहले तो ये आप समझें, मैथमेटिक्स की भाषा में ये समझने का प्रयास करें कि लेख एक बड़ा सेट है और अभिलेख उसका एक सबसेट है। लेख में बहुत सारी बातें आती हैं। जो कुछ लिख दिया गया है, कैसे भी लिख दिया गया है, कहीं भी लिख दिया गया है, किसी पर लिख दिया गया है, कभी भी लिख दिया गया है, वो सब लेख है। उसका कोई एक पार्ट, उसका कोई एक स्वरूप, उसका कोई एक फॉर्मेट अभिलेख कहा जाता है। अब आपको समझना है कि किस फॉर्मेट को अभिलेख कहते हैं और बाकी को क्यों नहीं कहते हैं। तो उसके लिए जो उत्तरदायी तत्व है वो ये है, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब आप जानते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और जिस शब्द के पहले लगता है उसके अर्थ में वो परिवर्तन करता है, उसके अर्थ में वो कुछ न कुछ फ्लक्चुएशन करता है। उपसर्ग शब्दों के क्वालिटेटिव स्वरूप को प्रभावित करता है। तो अभि उपसर्ग का क्या मतलब होता है? अभि उपसर्ग का मतलब होता है उच्च, हायर। अभि उपसर्ग जहाँ जहाँ लगता है वह उस शब्द के भाव को उत्कर्षित कर देता है, उस भाव को उच्चता प्रदान कर देता है, उसकी डिग्निटी को बढ़ा देता है। इसीलिए अभि उपसर्ग सकारात्मक उपसर्ग माना जाता है। जैसे उत्थान, अभ्युत्थान, प्रेरणा, अभिप्रेरणा। ये जो अभि उपसर्ग होता है ये किसी भी शब्द को के स्वरूप को उच्चता प्रदान करता है। तो लेख में लगा हुआ है तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि जब लेख में अभि उपसर्ग लग जाता है तो लेख शब्द की उच्चता को बढ़ा देता है, उसकी क्वालिटी को अपग्रेड कर देता है, अर्थात कि सामान्य लेख से विशेष लेख की ओर प्रस्तुत कर देता है। अब जब अभि उपसर्ग लेख में लग गया अर्थात लेख अभिलेख हो गया तो ये अब सामान्य लेख नहीं रहा, ये विशेष लेख हो गया। यही जो विशेष शब्द है इसी को समझना है। अगर इसको आप समझ ले जाते हैं तो अभिलेख समझ ले जाएंगे। मैं उदाहरण भी दूंगा आपको समझाने के लिए। पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। ये अभिलेख में जो अभि शब्द है ये बताता है कि ऐसा लेख जो अथराइज्ड हो, जिसमें ऑथेंटिसिटी हो, जिसमें पावर हो, जिसमें किसी प्रकार का अधिकार शामिल हो, जिसमें कुछ न कुछ वैशिष्ट शामिल हो। सामान्य लेख या सामान्य कथा वस्तु उसको फॉलो न कर पाए, उसको अभिलेख कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो कुछ लिखा गया है उसके पीछे लीगल पावर या मसल्स पावर या स्टेट की पावर, धर्म की पावर, इस तरह की कोई न कोई ताकत, कोई न कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। जब कोई अथराइज्ड राइटिंग्स होती है तो उसको हम अभिलेख कहते हैं, उसे हम अभिलेख बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। आप मान लीजिए बुक शॉप पर जाते हैं, किताब खरीदते हैं, तो किताब में भी लिखा हुआ है तो वो लेख हुआ, लेकिन किताब में जो लिखा हुआ है वो अभिलेख नहीं है। अभिलेख क्या है?
वो दुकानदार जहाँ आप बुक को बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो दुकानदार जो रसीद जो आपको देता है, उस किताब के मूल्य की रसीद देता है, वो जो उस रसीद पर लिखता है या जो उस पर लिखा होता है उस पर सील लगाता है, तो वो उसकी जो रसीद होती है वो अभिलेख है। क्यों? क्योंकि उस रसीद में उस दुकानदार की अथॉरिटी शामिल है। उस किताब में उस दुकानदार की अथॉरिटी नहीं शामिल है। क्यों नहीं शामिल है? क्यों नहीं शामिल है? शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो किताब में लिखा गया है उसको और भी कोई लिख सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग उसको लिख सकते हैं। कोई वो दुकानदार का अधिकार नहीं है, अधिकृतता नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है कि केवल दुकानदार ही लिखेगा उसको। दुनिया का कोई विद्वान उसको लिख सकता है, कोई जानकार लिख सकता है। किताब लिखने से नहीं रोका जा सकता। अगर हर व्यक्ति यही काम करता है तो वो लेख नहीं। लेकिन जो रसीद दुकानदार ने आपको दी मूल्य के बदले, मूल्य के परिप्रेक्ष्य में, वो रसीद उस दुकान पर केवल और केवल वो दुकानदार ही दे सकता है। इस धरती का कोई भी दूसरा व्यक्ति उस रसीद को रिलीज नहीं कर सकता। वो चाहे राजा हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे दंडाधिकारी हो, चाहे धर्माधिकारी हो, चाहे कुलीन हो, कोई भी व्यक्ति उस दुकानदार के अलावा उस रसीद को देने का अधिकार नहीं रखता। इसलिए वो रसीद अभिलेख है। और जो किताबों में इतना ढेर सारा लिखा हुआ है, मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं, जिसको आपने पैसा दे के बाई भी किया, वो अभिलेख नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभिलेख क्या होता है और अभिलेख और लेख में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी आपको मैंने आज इतिहास जानने के स्रोत के डिवीज़न पर, पहला डिवीज़न पुरातत्व का है, उसके 3 सब डिवीज़न हैं, उनको मैंने रेखांकित किया और एक डिवीज़न के पहले स्वरूप को समझाने का प्रयास किया, जिसको अभिलेख कहते हैं। और आज हमने लेख और अभिलेख के अंतर को भी समझाने का प्रयास किया। अगली कक्षा में मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा, विस्तार से इसको समझाऊंगा। आज की कक्षा यहीं तक है।